हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर। तो 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि सारी बड़ी खबरें कवर कर लें। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली खबर। पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस एआई एज मेन स्ट्रीम स्कूल सब्जेक्ट। तो पंजाब ने क्या किया है कि एआई को अपने जो स्कूलिंग एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, उसके उसमें एज अ मेन सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, आप वहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, वैसे ही अब एआई को भी वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, याद रखने लायक इसमें क्या है, तो पहली बात तो पंजाब ऐसा पहला स्टेट बना है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एआई को इंक्लूड करने का, और सरवत एआई प्रोजेक्ट इसको बोला जाएगा, सरवत डॉट एआई। ठीक है। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हरजोत सिंह वैस। उसके अलावा क्या याद रखने लायक है, तो 2 फेजेज़ में होगा ये। तो फेज़ 1 जो है वो क्लास 8 से क्लास 12 तक चलेगा, जिसमें इंटीग्रेट कर किया जाएगा एआई को कंप्यूटर साइंस के कैरिकुलम में, गवर्नमेंट और एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल में। और जो फेज़ 2 है उसमें क्लास 1 से क्लास 8 तक फेज्ड मैनर में इसको पढ़ाया जाएगा। और ये जो फ्रेमवर्क है जो ये तैयार कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, ये अलाइन करेगा यूनेस्को के इथिकल एआई फ्रेमवर्क से। ठीक है। और जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने पिक की हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई और यूएस, ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें जहाँ पे एआई इंटीग्रेट हो चुका है, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से पिक की हैं। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है, ये नीव एआई करके एक है एड टेक प्लेटफॉर्म, ये जो है काम करेगा इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसका कोलैबोरेशन हुआ किसके साथ? गूगल, इंटेल, कैनवा और फाई एआई से। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टर्न फ्यूचर रेडी स्किल्स, इथिकल एआई, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हमें क्या क्या याद रखना है कि पंजाब पहला स्टेट बना, सरवत डॉट एआई प्रोजेक्ट है इसका, 2 फेज़ में होगा, 8 से 12, 1 से 1 to 8। ठीक है, 1 to 7। ओके। और नीव एआई प्लेटफॉर्म जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा और अलाइन करेगा यूनेस्को की इथिकल हैकिंग फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है। तो हमारा अगली न्यूज़ क्या है? तो बिहार असेंबली पासेस स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2026। तो बिहार यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया है, जिसमें कि जो अपने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो उसके चांसलर की तरह काम करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, बिहार स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2026 मानसून सेशन में पास हुआ। चीफ मिनिस्टर विल एक्ट एज चांसलर ऑफ एवरी स्पेशल यूनिवर्सिटीज़, जो भी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है। चांसलर का काम क्या रहेगा? तो टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस एंड कोलेबोरेशन एंड प्रिसाइड्स ओवर कन्वोकेशन, ये सारे काम चांसलर के रहेंगे। एक्ट अप्लाई किस पे करेगा? तो अभी हमने सुना था कि शहीद जुब्बा सहनी आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही थी? मुजफ्फरपुर, इस पर भी करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही थी? भागलपुर, इस पर भी करेगा। उसके अलावा चांसलर क्या है, कंस्टिट्यूट कर सकता है गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और फाइनल डिसीजन दे सकता है डिस्प्यूट्स के केस में। ठीक है। और जो सीएम है हमारे बिहार के, तो वो जो हैं ऑलरेडी चांसलर हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना एंड बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर। ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। तो उत्तराखंड जो है टू इस्टेब्लिश इंडियाज़ 5th साइंस सिटी। ठीक है। तो उत्तराखंड इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का 5वां साइंस सिटी। कौन सी जगह पे? देहरादून पे, 5वां साइंस सिटी। और सीएम कौन है वहाँ के? पुष्कर धामी। तो एक बात तो हमें याद रखने वाली हो गई। अनाउंसमेंट कहाँ हुआ? तो अनाउंसमेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम था मेन स्ट्रीमिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस उत्तराखंड, ऑर्गेनाइज्ड बाई यूकोस्ट। ठीक है। यूकोस्ट क्या है? तो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उत्तराखंड ने अपनी एक फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की। ठीक है। इसके अलावा जो हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो ये और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो वो होगा साइंस एंड इनोवेशन सेंटर को एक्सपेंड करेंगे, लैब्स ऑन व्हील, स्टेम लैब्स, जीआईएस बेस्ड डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स को ये एक्सपेंड करेंगे। ठीक है।
और वहाँ पे जो मेंशन हुआ डिजिटल इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन का भी वहाँ पे मेंशन हुआ, किसमें, कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, विज़न क्या है, उत्तराखंड को लैंड ऑफ साइंस एंड इनोवेशन बनाना है, अलॉन्ग विद और क्या क्या टारगेट है उत्तराखंड के, तो इसका टारगेट है देवभूमि, वीर भूमि और खेल भूमि, इसके अलावा लैंड ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। अब ये 3 जो मिशन हमने देखे, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई को 2015 को लॉन्च हुआ, मीटी के अंडर आता है। नेशनल क्वांटम मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और सेमीकंडक्टर मिशन ये 2021 में लॉन्च हुआ दिसंबर में, और ये भी मीटी के अंदर आता है। मीटी की फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर हम अगला देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि जो उत्तराखंड है उसमें 5 लोकसभा सीट्स हैं, 3 राज्यसभा सीट्स हैं और 70 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। फिर मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी टू बी डेवलप्ड एज वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, मुकुंदपुर ये जो वाइल्ड टाइगर सफारी है ये मैहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और इसको वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाने के लिए जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एफर्ट करेगी। ठीक है, और वहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। ये जो प्लान है ये 20 ईयर का प्लान है, 2026 से 45-46 तक ये इसका इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। और ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसकी गाइडलाइंस के थ्रू प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है प्लान में, तो नेचुरलिस्टिक एनक्लोजर, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, रेस्क्यू फैसिलिटीज़, एजुकेशन सेंटर एंड टूरिस्ट एमिनिटीज़। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, रिसर्च, पब्लिक अवेयरनेस एंड इको टूरिज्म, ये इसके मेन कंजर्वेशन। हमें क्या याद रखना है कि मुकुंदपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहली बात तो ये है मैहर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाना है, तो स्टेट भी याद रखना, एमपी में है मैहर डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट का वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर इसको बनाना है। तो ये हमको मेन चीज़ें याद रहनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया गया, 29 जुलाई को। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया, और इसका पर्पस क्या है, टाइगर कंजर्वेशन ऑब्वियसली। अब थीम क्या थी, तो थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट हार्ट। ठीक है, ये इसकी थीम है, फिर से सुन लीजिए, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट हार्ट, मतलब इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ को दिल के पास रखते हुए टाइगर्स का फ्यूचर सिक्योर करना है, मतलब इनको भी हर्ट नहीं करना है और टाइगर्स का भी फ्यूचर सिक्योर करना है। जो पहली सबमिट हुई थी ये इंटरनेशनल टाइगर डे की, तो वो कहाँ हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सबमिट हुई थी रशिया में 2010 में। ठीक है, और इसी में उन्होंने TX2 जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया था। तो TX2 का T×2 मतलब टाइगर इंटू 2 कर देंगे, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। कब तक का टारगेट था, 2022 तक का। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन है दुनिया में। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कब, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973, टू प्रोटेक्ट टाइगर पॉपुलेशन एंड हैबिटेट। ठीक है, अब देखो टाइगर जो है एपेक्स प्रीडेटर होते हैं, मतलब कि सबसे टॉप के प्रीडेटर जो हैं वो टाइगर हैं। और उनको थ्रेट किससे है, तो ये 5 थ्रेट्स हैं, आप देखिए, हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, पोचिंग हो रही है, हंटिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, डिक्लाइनिंग प्रे बेस, मतलब उनको जिसको वो हंट करते हैं वो भी डिक्लाइन कर रहा है, तो किसको मार के खाएंगे वो, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 चीज़ें मेंस में भी काम आ जाती हैं, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, डिक्लाइनिंग प्रे बेस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई। और क्या पहला कब हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कहते हैं कि अगली न्यूज़, तो अमृतसर बिकम द सेकेंड स्पोक एयरपोर्ट अंडर ग्लोबल एविएशन हब स्ट्रेटजी। ठीक है, अब बात आती है स्पोक एयरपोर्ट होते क्या हैं, तो हब एंड स्पोक करके एक मॉडल होता है, जैसे उसमें एक हब होता है बीच में और आसपास उसकी स्पोक्स लगी होती हैं। ठीक है, तो अब कहीं भी इसको जैसे एक यहाँ पे जाना है इसको, ठीक है, तो अगर यहाँ का पैसेंजर को यहाँ जाना है तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा कि हर जगह से पैसेंजर को उठा के पहले हम हब पे ले जाएंगे। ठीक है, और फिर हब से एक फ़्लाइट जाएगी यहाँ पे,
तो ये मॉडल है। इसमें क्या है कि हर जगह से नहीं प्रॉब्लम है, एक जगह से उठेगा। तो अब पहला जो यहाँ पे हब स्पोक मॉडल में, अच्छा आपकी सिक्योरिटी चेक भी यहाँ पे हो गए, तो आपको एक मिनिमम जो बेसिक सिक्योरिटी है वो ही यहाँ पे जो हब पे आके चेक कराना पड़ेगा। बाकी सारा आप यहाँ से बैठे यहाँ लाए गए और यहाँ से सीधे आप यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए और यहाँ चले आए, ठीक है। अब पहला जो आपका क्या कहते हैं कि जो ये जो अमृतसर है वो सेकंड बना, ठीक है। तो पहला कौन था? तो पहला बनारस था। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कौन सा एयरपोर्ट है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। तो पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यही होगी, हमें याद रखना है कि जो ये श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अमृतसर में है, पंजाब के अंडर, ठीक है। दूसरी हो गई ये सेकंड बना आफ्टर बनारसी, ठीक है। तो ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सेंट्रल प्राइमरी हब की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये सिंगल पॉइंट क्लियरेंस वहाँ मिलेगा थ्रू चेक इन कस्टम्स सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन कंप्लीटेड इन अमृतसर, ठीक है। अब जो बोर्डिंग पासेस जो होंगे थ्रू बोर्डिंग पासेस एंड सिंगल बैगेज टैग ओनली अ बेसिक सिक्योरिटी चेक, दिल्ली पे ना एक सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी चेक होगा फॉर ऑनवर्ड ट्रेवल टू 27 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, ठीक है। एयर इंडिया की इजी कनेक्ट करके एक स्कीम है, उसके तहत 2 फ्लाइट्स डेली लिंक होती हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। समझ में आया कि यहाँ से आप यहाँ आए, फिर जो वो 2 फ्लाइट जाती हैं डेली कनेक्ट हो रही हैं वहाँ पे इन किसी देशों में अगर आपको जाना है तो यहाँ से सीधे आ जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो टारगेट करती है 44 एयरपोर्ट कंप्राइजिंग इसमें 4 मेजर हब्स होंगे, ठीक है, और 40 कनेक्टेड स्पोक्स होंगी। समझ में आया? तो हमें याद मेजरली अभी ये रखना है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अमृतसर का है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो सेंट्रल हब है वो IGI है इसकी, दूसरी जो, और ये सेकंड है, तो फर्स्ट था वाराणसी, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अगली हमारी न्यूज़ है कि CWRC ऑर्डर्स कर्नाटक टू रिलीज 3500 क्यूसेक ऑफ वाटर डेली टू तमिलनाडु, ठीक है। अब बात यह आई कि CWRC क्या है। तो ये है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ठीक है। ये बनी कब थी? तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ने एक अपना निर्णय दिया था। उसमें क्या था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो जजमेंट था उसमें उन्होंने CWMA बनाया था। CWMA मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर ही ये CWRC काम करती है। फंक्शंस एज टेक्निकल एंड रेगुलेटरी आर्म, ठीक है। तो ये बात तो हमारी क्लियर हुई CWRC क्या चीज़ है, कब से ये एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है कि कर्नाटक ने ये बोला है कि जो उनका KRS डैम है और काबिनी डैम है, तो ये इरेटिक मानसून रेनफॉल की वजह से अब जो है इनका जो स्टोरेज है वो डिप्लीट हो गया है, डिप्लीटेड स्टोरेज, ठीक है। तो अब ये जो क्या कहते हैं, अच्छा KRS क्या है? तो कृष्णा राज सागर जो डैम है वो, ठीक है। इधर तमिलनाडु क्या कह रहा है कि उसके पास इनसफिशिएंट स्टोरेज है मैटूर डैम में बिकॉज ऑफ कुरवाई राइस कल्टीवेशन एंड म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई की वजह से उसके पास भी इनसफिशिएंट है। तो अब बैलेंस को मेक श्योर करना है, तो बैलेंस को मेक श्योर कौन करेगा? तो CWRC। तो उसने बोला इतने क्यूसेक वाटर आप रिलीज़ करो, ठीक है। अब बात ये है कि अगर इतने वाटर हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें एक तो ये है कि कावेरी वाटर जो मैनेजमेंट वाला ये क्या कहते हैं अथॉरिटी है CWRC है कि इन्फॉर्मेशन है। मैटूर डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। KRS कहाँ पे है? KRS और काबिनी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। तो अगर आपसे ये पेपर में इन दोनों में से कोई चीज़ आ जाती है तो आपको लगेगा स्टैटिक है, पर ये करंट अफेयर से उठ के आएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर से लिंक्ड जो है ये अपना स्टैटिक है। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो बिहार अपॉइंट्स क्रिकेटर्स आकाशदीप एंड मुकेश कुमार एज DSP। तो आकाशदीप और मुकेश कुमार को DSP बनाया बिहार ने। तो इसकी ज़रूरत क्या है? DSP क्यों बनाया? तो इसकी ज़रूरत ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि जो अगर आप स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप जॉबलेस नहीं रहोगे आफ्टर दैट, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये दोनों हैं कौन? तो ये दोनों क्रिकेटर हैं। सबसे बड़ी बात, ये किस स्कीम के अंडर बनाए गए? तो मेडल लाओ नौकरी पाओ स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसके अंडर बनाए गए, ठीक है। ये DSP जो है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सब स्टेट बेसिस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आकाशदीप के बारे में जान लेते हैं कि आकाशदीप जो है सासाराम से आते हैं, रोहतास, ठीक है, और बंगाल के लिए खेलते हैं और RCB के लिए खेलते हैं, ठीक है। बंगाल मतलब स्टेट टीम, ठीक है। फिर मुकेश कुमार जो आते हैं वो गोपालगंज से आते हैं, ठीक है।
और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑल 3 फॉर्मेट में, और दिल्ली कैपिटल के प्लेयर हैं वो, ठीक है। द मूव एम्स टू इंस्पायर यूथ एंड पोजिशन स्पोर्ट्स एज अ सिक्योर पाथ इन द स्टेट। ओके, फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो छत्तीसगढ़ असेंबली पासेस हिस्टोरिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बिल पास किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, छत्तीसगढ़ असेंबली ने। इसमें है क्या, देख लेते हैं। तो ये पास किया, ये तो हमारी एक न्यूज़ हो गई। अब ये ऐसी पहली स्टेट है इंडिया में जिसने स्टैट्यूटरी रिस्क एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन फ्रेमवर्क जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो स्टैट्यूटरी रिस्क एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन फ्रेमवर्क ये है क्या, तो इसने क्या किया कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया रिस्क के बेस पे, रिस्क कैटेगरीज के बेस पे। और वो कैसे किया, तो क्या स्केल है उनका, क्या साइज है, क्या नेचर ऑफ एक्टिविटी है, इसके बेस पे ये देखा कि ज़्यादा रिस्क वाली हैं या कम रिस्क वाली हैं। अब बात यह है कि जो लो रिस्क यूनिट्स हैं उनको जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ रूटीन फिजिकल इंस्पेक्शन। ठीक है, और ये जो है डीम्ड अप्रूवल इफ़ डिपार्टमेंट डू नॉट क्लियर द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो मतलब अगर उन्होंने अप्रूवल मांगा है और अगर जो डिपार्टमेंट है अप्रूविंग डिपार्टमेंट उसने 30 से 60 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है, तो वो अपने आप ही अप्रूव्ड हो जाएगा। या तो आप रिजेक्ट करो, आइदर यू क्लियर द एप्लीकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी स्टेटस को मेंटेन कर लिया आपने पास रख लिया आपने एप्लीकेशन, तो वो 30 से 60 दिन के अंदर अपने आप ही अप्रूव हो जाएगा। और जो एनुअल रिन्यूअल जो था, हर साल आप रिन्यू कराओ, उसको भी इन्होंने एबॉलिश कर दिया है इन सर्टेन कैटेगरीज। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग हुई है 43 इसेंशियल सर्विसेज के अक्रॉस 8 स्टेट डिपार्टमेंट। इन पहले फेज़ में इतना किया गया है, 43 इसेंशियल सर्विसेज 8 स्टेट डिपार्टमेंट। इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो 3 टियर होगी। पहले सेंटर काउंसिल होगी जिसको खुद सीएम के अंडर होगी, दूसरी स्टेट काउंसिल होगी जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर होगी, और तीसरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी जो कि कलेक्टर्स के अंडर होगी। ठीक है, इससे लगभग 15 लाख एमएसएमई को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बिल है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, और एग्ज़ाम में देखिए कैसे आता है, पर ये अच्छा बिल है और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाली पहली स्टेट बनी है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश असेंबली पासेज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। तो यूसीसी पास कर दिया। कौन से नंबर का स्टेट बन गया, तो 3-4 स्टेट पहले भी कर चुकी हैं। तो उत्तराखंड, गुजरात और असम, यूके, गुजरात एंड असम ने पहले कर दिया, तो ये ऐसा करने वाली चौथी स्टेट बनी। ठीक है, कौन, एमपी। क्या रिप्लेस किया इन्होंने, तो जो रिलीजन के बेस पे जो पर्सनल लॉज थे किसी भी रिलीजन के हों उनको जो है मान्यता नहीं मिलेगी। क्या चलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें, तो पॉलीगैमी जो है वो कम्प्लीटली बैन हुई है, मतलब बहुविवाह, एक से ज़्यादा शादी आप नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन के आप हो। निकाह हलाला और चाइल्ड मैरिज ये दोनों ही प्रोहिबिटेड हो गई हैं और क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है इनको। ठीक है, ऑल मैरिजेज एंड डिवोर्स जो हैं सबको लोकल अथॉरिटीज़ के साथ आपको रजिस्टर करना है 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर आपको मैरिज करते हो या डिवोर्स लेते हो, 60 दिन के अंदर आप रजिस्टर करना है। सन्स एंड डॉटर्स गेट कंप्लीट इक्वल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जो विडोज़ हैं और पेरेंट्स हैं उनको भी इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी के बेटे की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है और उसके जो पेरेंट हैं, तो बेटे की प्रॉपर्टी में से इक्वल पार्ट उसको जाएगा और इक्वल वाइफ को और इक्वल पेरेंट्स को। फिर जो लिव इन कपल्स हैं उनको 1 महीने के अंदर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर उनमें से कोई अंडर एज है, 21 साल से कम है, तो पेरेंट्स को नोटिफाई किया जाएगा कि अगर कोई भी पार्टनर जो है 21 साल से कम है। और इसके लिए पेनल्टी लगेंगी 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज़ फाइन और अप टू 5 ईयर्स फॉर डिसेप्शन। ठीक है, ये पेनल्टीज़ हैं अगर आपने इसमें लिव इन कपल वाले में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी तो। अच्छा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको एंटायरली एग्जेम्प्टेड रखा गया है इस ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस लॉ से। ठीक है, तो ये हमारा, हमको जो बेसिकली चीज़ें याद रखनी हैं तो वो इस एमपी के एग्ज़ाम में इससे भी आ सकता है, पर जो अदर एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए ये याद रखना है कि उत्तराखंड, असम, गुजरात के बाद ये चौथा स्टेट ऐसा बन गया है। ठीक है, और ये और बाकी चीज़ें जैसे कि पॉलीगामी बैन हो गई, क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गई है, चाइल्ड डिवोर्स मैरिज रजिस्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एमपीपीसीएस के लिए। चलिए ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। तब तक आप इसको रिवाइज ज़रूर करते रहिए। जो पीडीएफ है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।